जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू एनटीपीसी और ग्रुप डी ये दो एग्जामिनेशंस काफ़ी जल्द होने वाले हैं। मतलब लगभग 1-2 महीने के बाद ये दोनों एग्जाम्स होंगे। और रेलवेज के एग्जाम्स के लिए आपका साइंस का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि आपको साइंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री की तरफ से साइंस की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की गई है। तो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक, जिसमें हमने एसिड के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, यानी कि अम्ल के बारे में डिस्कशन किया था कि एसिड्स क्या होते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे इसे डिफाइन किया। ठीक है, क्या क्या अलग अलग डेफिनेशंस दी, परिभाषा दिया, फिर टाइप्स ऑफ एसिड हमने देखा। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बेस यानी कि क्षार के बारे में। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो स्लाइड है ये पिछले क्लासेस की है, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ा था, वीक एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड के जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो चलो आज मैं बेस से स्टार्ट करती हूँ कि बेस यानी कि क्षार। ठीक है, अब देखो बेस पढ़ाने से पहले जब भी जो कुछ भी यहाँ पे बताया जाएगा ये एसिड के कंपैरिजन में होगा। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एक चीज बता दूं कि जो बेसेस होते हैं ना वो एसिड के ऑपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं, या विलोम, जैसे हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स पढ़ते हैं, वैसे ही समझ जाओ बेसिस जो है वो एसिड का उल्टा है। ठीक है, जो जो प्रॉपर्टीज एसिड में होती है बेसिस में जस्ट उसके उल्टे प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो अब देखो बेसिस होते क्या है। तो जैसे हमने टेस्ट एसिड का हमने कैसे स्टार्ट किया था, टेस्ट के स्टार्ट किया था। ठीक है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सार टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है। और बेसिस का टेस्ट क्या होता है, तो बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, बिटर यानी कि कड़वे होते हैं, बिल्कुल करेले के जैसे। ठीक है, तो बेसिस ऐसे सब्सटेंस होंगे, ऐसे केमिकल्स होंगे, ऐसे चीज होंगे, पदार्थ होंगे जिनका टेस्ट बिटर होता है। ठीक है, यानी कि कड़वा होता है। ठीक है, फिर अब देखो ये डेफिनेशन काफी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि दुनिया में जो भी चीज कड़वी हो वो बेस है। ठीक है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब बेसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसके बारे में रिसर्चेस की, तो पता चला कि बेस में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ये प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं या हाइड्रोक्सी आयन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम हाइड्रोक्साइड भी कहेंगे, हाइड्रोक्साइड। और एसिड में हमने क्या देखा था, एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी एसिड नहीं होगा जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन होता ही है। जैसे आप ले लो HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स आप देखोगे हाइड्रोजन एसिड के, उसमें H प्रेजेंट होगा ही, यानी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ही। तो ठीक उसी तरह बेसेस में OH प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, या इसे हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसेस में सिर्फ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब लास्ट क्लास हमने एक एक साइंटिस्ट के नाम से पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह से एसिड के बारे में बताया था। तो सेम यहाँ बेसिस के बारे में भी हम वैसे ही डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्हेनियस ने क्या बताया। ठीक है, आर्हेनियस ने ये बताया कि किसी भी बेस को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं, तो हमें एक हाइड्रोक्सी आयन जरूर मिलता है। ठीक है, मतलब ये है कि कभी भी बेस को अगर हम पानी में मिला दे, ठीक है, वाटर में मिला दे, तो हमें एक OH माइनस आयन दिखाई देगा, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन भी कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन भी कह सकते हैं, या तो फिर इसे हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं। ठीक है, या हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं। तो ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है, या तो एक और चीज मैं बता दूं, बेसिस को अगर कभी वाटर में डिसॉल्व करो तो हमें दो गैसेस मिलते हैं, एक ऑक्सीजन मिलेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें किसने बताई थी, आर्हेनियस ने बताई थी। अब मैं एक बार एसिड की तरफ जाती हूँ। तो एसिड में हमने ये देखा था कि एसिड को जब भी वाटर के साथ मिलाओगे, पानी के साथ मिलाओगे, तो उससे H+ आयन रिलीज होती है या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो कंपेरेटिवली आप देख सकते हो बेसिस में OH- आयन रिलीज होंगे और एसिड में H+ आयन। बेसिस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों गैसेस रिलीज होती है और बेसिस में सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है।
अब दूसरे साइंटिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था सोरेनसन के बारे में। ठीक है, सोरेनसन। अब सोरेनसन ने एसिड को बताया था पीएच स्केल से। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, वो पीएच के स्केल से बताया था। ठीक है, अब ये पीएच क्या है, तो पी का मतलब यहाँ पे होता है पोटेंस। ठीक है, और एच मतलब होता है यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच को हम क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या तो सिंपली कह सकते हैं हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है किसी भी सब्सटेंस में, वो पीएच स्केल हमें बताता है। अब ये पीएच स्केल होता कैसा है, तो पीएच स्केल में कुछ नंबर्स होते हैं 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं, बीचों बीच होता है 7। ठीक है, तो जिस भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू अगर 0 से लेके 7 तक आए उसे हम एसिड कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जिस भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से लेके 14 तक आए, 7 से लेके 14 मतलब 7 के बाद से लेके 14 तक आए, तो उसे हम बेस कहेंगे, यानी कि उसे हम क्षार कहेंगे। ठीक है, तो ये किसने बताया था, ये सोरेनसन ने बताया था। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखो, जो क्षार है यानी कि बेसेस हैं, उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से अधिक होती है, यानी कि 7 से ज्यादा होता है, मोर देन 7 होता है। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। किसमें किसके अकॉर्डिंग बताया था उन्होंने, पीएच स्केल यानी कि पीएच पैमाने के अकॉर्डिंग बताया था। चलो अब तीसरे साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। तो तीसरे साइंटिस्ट कौन थे हमारे, वो थे ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एसिड के बारे में बताया। ठीक है, कि एसिड क्या होते हैं, एसिड होते हैं प्रोटॉन डोनर्स। ठीक है, प्रोटॉन डोनर्स यानी कि जो प्रोटॉन दे दे। ठीक है, जो प्रोटॉन्स दे दे। ठीक है, जैसे मैं अगर प्रोटॉन दे रही हूं तो मुझे प्रोटॉन डोनर कहा जाएगा, या इसे भी कह सकते हैं जो प्रोटॉन छोड़ दे। ठीक है, जो प्रोटॉन छोड़ देते हैं उसे भी हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। लेकिन बेसिस के बारे में इन्होंने ये बताया, बेसिस क्या होंगे इनका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि ये होंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये प्रोटॉन को ले लेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, ये प्रोटॉन को रिसीव करेंगे, या ये हम कह सकते हैं ये ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन, अब अच्छा एक और बात मैं बता दूं, प्रोटॉन यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोटॉन यहाँ पे H+ होगा। तो जो भी चीज H+ अपने अंदर से दे दे, अपने अंदर से अगर वो H+ निकाल कर किसी और को दे दे तो ये हो गया एसिड। ठीक है, और कोई भी चीज अगर किसी से H+ ले ले, मतलब किसी और से ये प्रोटॉन ले ले, तो इसे हम कहेंगे बेस यानी कि क्षार। चौथे साइंटिस्ट थे हमारे लुईस। अब लुईस ने क्या बताया था एसिड के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो बता सकते हो यहां से, तो बेसिस क्या होंगे, बेसिस जस्ट उल्टा हो गया, क्या होगा, बेसिस होगा इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि बेसिस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देंगे। ठीक है, किसी और को ये दे देंगे, तो ये हो गया बेसिस। यानी कि आप याद रखना, क्षार जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालकर बाहर किसी को दे देते हैं, और जो एसिड है वो बाहर किसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज आपको अच्छे से याद रखनी होगी। तो यहां तक जो कुछ भी हमने डिस्कशन किया ये था इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब बेसिस क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उदाहरण देखेंगे। अब एक चीज मैं बता दूं, जहां पे भी OH आता है ना वो बेस हो गया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड जहां आता है वो बेस हो गया। तो चलो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है CaOH2। क्या आपको इसका नाम पता है क्या है, तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है। ठीक है, पहले तो ये बता दूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कैसे हो रही है, ये बन कैसे रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं पानी में मिला दूं, वाटर में मिला दूं, यानी कि H2O में मिला दूं, ठीक है, वाटर में, तो क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा CaOH2 यानी कि कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो CaO है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, ये कॉमन नेम आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो क्विक लाइम क्या होते हैं, तो क्विक लाइम का मतलब हो गया चूना। ठीक है, आपने देखा होगा सफेद रंग का जो चूना होता है, ठीक है, सूखा जो है, या अभी इसमें पानी नहीं है, तो ये चूना हो गया। ठीक है, अब इस चूने वाले पानी में जब मैं पानी मिला दूं, यानी सॉरी चूने में जब मैं पानी मिला दूं, जल मिला दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लाइम वाटर। ठीक है, इंग्लिश में इसे लाइम वाटर कहते हैं। अब ये नींबू पानी वाला लाइम वाटर नहीं है, या तो इसे हम स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेग्ड लाइम। ठीक है, ये भी कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा चूना यानी कि जो गीला हो चुका है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में आपने हो सके कभी ऐसा प्रैक्टिकली देखा होगा कि अगर किसी कंटेनर में अगर मैं चूने को डाल रही हूँ और उसमें फिर मैं पानी डाल दूँ, ठीक है, तो क्या होता है, उससे बुलबुले निकलने लगते हैं। वो पूरा गर्म, अगर इस कटोरे को या इस कंटेनर को आप टच कर कर देखोगे ना, तो ये पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, उससे कुछ बुलबुले निकलने लगते हैं, एफरवेसेंस जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जैसे ही ये कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम को, चूने को पानी के साथ मिलाया जाता है ना, तो ये जो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। ठीक है, हीट यानी कि उष्मा। ठीक है, उष्मा भी रिलीज होता है, यानी कि हीट भी निकलता है, इसलिए ये गर्म हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, याद रखना आप, इस तरह के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, यानी कि उष्माक्षेपी रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अभी उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जिस रिएक्शन में हीट निकले, जिस रिएक्शन में अंदर से हीट बाहर निकलने लगे, उसे हम उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लूं। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, मतलब ये जो चूना है उसे बनाने में काम आता है। फिर ये जो चूना है इससे फिर क्या करते हैं हम लोग, व्हाइट वॉश करते हैं। ठीक है, वॉल्स में, मतलब अपने दीवार में की पुताई करते हैं। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। ठीक है, यूज्ड टू मेक या प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। होप आपने ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, मतलब ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। अब ब्लीचिंग पाउडर देखो बनेगा कैसे, तो क्या करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि यही जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में मिला दूंगी क्लोरीन। ठीक है, Cl2 क्या है, ये है क्लोरीन, और क्लोरीन ये गैस के फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, वाटर भी निकलेगा। तो ये जो CaOCl2 है इसे ही हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, या इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो केमिकल नेम भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या तो फिर एक और नाम है इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, रिपीटेडली ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सा क्षार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, तो ये स्लेट लाइम है या लाइम वाटर है। ठीक है, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसे। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और बात याद रखनी होगी कि जब क्षार में हम क्लोरीन गैस मिला दे रहे हैं तब हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है। ठीक है, चलो अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या आप बता सकते हो, इसका फॉर्मूला होगा MgOH2। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बन रहा है, तो MgO को यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मैं पानी के साथ मिला दूं तो ये मुझे दे देगा MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसे अगर हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो हमें मिल जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मिल जा रहा है।
अब देखो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अच्छा एक और बात पहले मैं बता दूं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसे पता है हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में प्रेजेंट रहता है, तो जो इनो आप यूज करते हो, ठीक है, जब हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो यूज करते हैं, ठीक है, इनो पानी में घोलकर पी जाते हैं, तो उस इनो में ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है, जो क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है। ठीक है, इसका एक्शन क्या होगा, एसिडिटी को ये कम कर देगा। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं, ये जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये जो चूना के बारे में पढ़ा, तो ये क्या करता है, ये मिट्टी की एसिडिटी को कम करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मिट्टी की एसिडिटी को कम करता है। ठीक है, तो याद रखना आप, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करेगा, मिट्टी की एसिडिटी को कम करता है। मतलब कुछ सॉइल जो होते हैं, कुछ मिट्टी ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं, उनमें एसिड ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो उसमें जब आप प्लांट लगा दोगे तो वो प्लांट ठीक से, वो जो पौधा है वो ठीक से बढ़ेगा नहीं और फल नहीं देगा। तो क्या करना पड़ता है, हमें मिट्टी में चूना मिलाना पड़ता है ताकि उसकी एसिडिटी कम हो जाए और वो नॉर्मल तरीके से फिर प्लांट को सारे न्यूट्रिशन दे सके। ठीक है, और जब हमारे अंदर एसिडिटी हो जाए, मतलब हमें पेट में जब एसिडिटी हो जाए, तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। ठीक है, अब एक और यूज में बता दूं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका सिंपल यूज यही है, टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक। ठीक है, टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक, स्टमक की, पेट की एसिडिटी को ये रिमूव कर देता है। ठीक है, और इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल यानी कि तीसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूं, तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सोडियम हो गया Na, हाइड्रोक्साइड हो गया OH, यानी कि NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, हिंदी में इसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले तो इसे डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है, डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम हार्ड सोप कहते हैं। हार्ड सोप, सख्त सोप जो रहता है, ठीक है, या ये सिंपली कहो कि जो डिटर्जेंट है, कठोर साबुन है, उसे बनाने में ये यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको यूज हम करते हैं बैक्टीरिया को किल करने में। ठीक है, टू किल बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को मारने में। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने में इसका इस्तेमाल करते हैं, खत्म करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट है, इससे हम ब्लीचिंग भी कर सकते हैं, टू ब्लीच। ठीक है, ब्लीच करना का मतलब क्या होता है, ब्लीच करना का मतलब होता है कलर हटा देना। ठीक है, ब्लीच करना का मतलब होता है कलर रिमूव कर देना। ओके, तो इसे ब्लीच करने में भी यूज करते हैं, यानी कि किसी भी चीज का जो कलर है, जो रंग है, उसे हटा सकते हैं। ठीक है, रंग को हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो किसके हेल्प से कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा के हेल्प से हम कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा चौथा एग्जाम्पल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पता है हम और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉस्टिक पोटैश। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते थे कॉस्टिक सोडा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक पोटैश कहते हैं। ठीक है, कॉस्टिक पोटैश। ठीक है, अब देखो इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले इसे सॉफ्ट सोप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट सोप बनाने में। ठीक है, अब ये सॉफ्ट सोप क्या है, सॉफ्ट सोप ऐसे सोप जो हम अपने बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स जो अपने बॉडी को धुलने के लिए इस्तेमाल करें, यूज करें, उसे हम सॉफ्ट सोप कहते हैं। ठीक है, या इसे हम हल्का साबुन भी कहते हैं। ठीक है, हल्का साबुन,
और जो कठोर साबुन रहता है वो क्या होता है, वो डिटर्जेंट होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखना, डिटर्जेंट को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा, और जो सॉफ्ट सोप है, जो साबुन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसे बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन बैटरी। ठीक है, बैटरी में इसे यूज किया जाता है, बैटरी में यूज किया जाता है। अगला यहाँ पे इसका एक और बताया गया है कि इट इज यूज्ड फॉर स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, टू मेक स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, जो स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उसे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, त्वचा संबंधी जो उत्पादक होते हैं, ठीक है, जैसे हम फेस का टैल्कम पाउडर हो गया, ठीक है, या कुछ लोशन हो गया, कुछ क्रीम हो गए, तो उसे बनाने के लिए भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बेसिस के बारे में पढ़ा, यानी कि क्षार के बारे में पढ़ा, और उसके 4 एग्जाम्पल्स हमने देखे। ठीक है, और ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इनके जो भी यूजेस बताए गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इस सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्लास में मैं आगे के जो टॉपिक है वो लेकर आऊँगी एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। धन्यवाद।